नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी 8080 पीईटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। आज यहाँ से गांधी युग के बारे में देखेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, आप लोग लास्ट में इसके सारे एमसीक्यू, लगभग 200 एमसीक्यू हैं, इसी पार्ट में वो भी कराए जाएंगे, तो उस पर आप लोग विशेष फोकस रखिए। पिछले लेक्चर में आप लोग जो है उससे आप देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को वॉच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सबसे इम्पोर्टेंट वही है। उसमें पूरे का पूरा इतिहास का एमसीक्यू दिया गया है, लेकिन उस पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो आप लोग उसे जरूर जाके देखिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से आपकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उसमें दिया गया है कौन सा प्रश्न किस तरह से आया था। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। गांधी जी का भारत आगमन के बारे में देखते हैं। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हुए और आगे चलकर महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी के भारत आने के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। उस समय देखिएगा, अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके उद्देश्य रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन देना था। इन्होंने साबरमती आश्रम को अपने कार्यों का केंद्र स्थल बनाया। यहीं से सारे कार्यक्रम संचालित होते थे। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी का स्थानीय प्रयोग। स्थानीय प्रयोग में नंबर 1 पे आता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यह माना जाए तो गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह यही था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया था। चंपारण में सत्याग्रह करने का प्रमुख कारण चंपारण में यूरोपीय नीलहों द्वारा तकाबी ऋण, ध्यान दीजिएगा, तकाबी ऋण और तिनकठिया व्यवस्था की, जिसके कारण किसानों ने अपनी जमीन की 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही था आपका तिनकठिया प्रणाली, जिसमें सभी किसानों को 3/20 भूमि पर कृषि में नील उगाना जरूरी था। आगे देखते हैं। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने इस स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो ये बुलाए थे आपके राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने चंपारण जाकर किसानों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ब्रिटिश सरकार से इस समस्या का हल निकालने की सिफारिश की। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के प्रयासों को इस समस्या से निपटने के लिए एक आयोग गठित किया तथा गांधी जी के इसका सदस्य नियुक्त किया। महात्मा गांधी जी चंपारण में तिनकठिया पद्धति को खत्म करने में सफल रहे तथा किसानों को अंग्रेज नीलहों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने खुश होकर गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तब से महात्मा गांधी का नाम महात्मा पड़ गया, क्योंकि किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कहा था। आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी बने तथा यहाँ की महिलाओं ने उन्हें बापू की उपाधि दी। अब उसके बाद आता है 1 साल बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या। अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्लेग की समस्या खत्म होने के बाद, आगे देखते हैं, समस्या खत्म होने के बाद मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण मजदूर इसे जारी रखना चाहते थे। इस समस्या की जानकारी प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी ने मजदूर में 35% वृद्धि मांग की।
जिसके पश्चात मिल मालिकों में 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि इसको देने के बाद उन सभी मजदूरों को मिल से नहीं निकाला जाएगा। महात्मा जी गांधी जी इस प्रकरण से काफी निराश हुए तथा उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल पर जाने को कहा। अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ पर किया था, तो वही जो है मिल विद्रोह के लिए अहमदाबाद में। आगे देखते हैं, कुछ समय पश्चात मिल मालिक 65% वृद्धि देने को तैयार हो गए और गांधी जी इस समस्या से मजदूरों को निजात दिलाने में सफल रहे। इस दौरान महात्मा गांधी जी को अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन और मोरारजी देसाई ने सहयोग प्रदान किया। इसके बाद आ जाता है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। खेड़ा में 1918 ईस्वी में अकाल के कारण फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई थी, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान वसूली की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा लगान माफ करने की मांग की गई। गांधी जी ने यहाँ लगान बंदी का नारा दिया। सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अनुयायी बने। आगे देखते हैं, इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गुप्त घोषणा की गई कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाएगा जो किसान लगान देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1919 में आ जाते हैं, जब आपका रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून कहा गया। देखते हैं यहां से, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया। इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया, किंतु उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बाद में गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा किया गया। अब आता है पर जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी की गिरफ्तारी का प्रभाव सर्वाधिक पंजाब पर पड़ा और वहां के दो लोकप्रिय स्थानीय नेताओं कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पंजाब का असंतोष उग्र हो गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ध्यान रखिएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान जनरल डायर ने इसे मार्शल लॉ का उल्लंघन मानते हुए नियत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश देकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आगे देखते हैं, इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी। देखिए यहाँ पर 2-3 लोगों ने अपनी उपाधियां जो है वापस की थी और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी सदस्य बने थे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। देखिए हंटर आयोग के बारे में पढ़े हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए भी एक हंटर आयोग बना था और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जांच के लिए भी एक हंटर आयोग बना था। सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। आते हैं उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ और यह तब और अधिक तीव्र हो गया जब महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। अली बंधु, कौन कौन अली बंधु थे आपके, मोहम्मद अली और शौकत अली में से मोहम्मद अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की व इस्लामी साम्राज्य की परंपराओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी।
अली बंधुए, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। ये आपका खिलाफत आंदोलन से मिलने वाले सभी क्वेश्चन थे। अब आते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर बनते रहते हैं। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। शोषणकारी सत्ता का सहयोग न करना ही असहयोग का मूल उद्देश्य था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने 3 बंधुओं के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। कौन कौन थे आपके? पहला आपका खिलाफत संबंधी मूल सुधार था, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का अन्याय की जांच थी, और तीसरा स्वराज की प्राप्ति। जो है तीनों लक्ष्य रखे गए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले कैसर हिंद की उपाधि व अन्य पदक वापस लौटा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने के बाद अंग्रेजों का भारतीय जनता पर दमन चक्र और बढ़ गया। परिणामतः जगह जगह लाठीचार्ज, मारपीट, हत्याकांड प्रारंभ हो गए। मुख्य नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर जिले के, ध्यान रखिएगा ये फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, गोरखपुर जिले में फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव में 300 किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसके फलस्वरूप उग्र भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया व उसमें आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अब देखते हैं इस घटना के बाद क्या हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। परिस्थिति का लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कारागार कर दी गई थी। यानी यहाँ के बाद जो है 6 वर्ष तक गांधी जी कारागार में चले गए थे, इन्हें जेल हो गई थी। अब देखते हैं यहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस वैचारिक स्तर पर 2 भागों में विभक्त हो गई थी। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और एक नई पार्टी, कौन सी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के बाद स्वराज पार्टी के नाम से जाने लगा, बाद में इसे ही स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था। CR दास की अध्यक्षता व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। आगे देखते हैं। 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु के बाद यह दल बिखरने लगा और सरकार के साथ सहयोग करने लगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपका फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दमन छोड़ दिया और इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया था। स्वराज पार्टी आपके सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने जेल से रिहा कर दिया था। दिसंबर 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों को साथ लेकर कुल जो है 240 मील, यह फैक्ट बनता है, 240 मील लंबी पद यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भरकर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। आगे देखते हैं।
जल्दी ही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम के तिरुचिरापल्ली के वेदनारायण तट नमक यात्रा की थी। मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वाइकोम सत्याग्रह के नेता के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक नमक मार्च से की थी। आगे देखते हैं, उड़ीसा में गोपाल चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया था। तो पूरे भारत में जो है नमक आंदोलन फैले। इसके बाद हम लोग जो है 1930-31 में आ जाते हैं, आपके गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुद्दों को सुलझाने तथा सार्वजनिक हितों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे देखते हैं, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी से जनवरी 1931 ईस्वी तक चला, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं, इस सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा, अतः सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में ही समाप्त कर दिया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर भी कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और कब कहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अब आते हैं तृतीय पर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। संवैधानिक सुचारों की चर्चा सांप्रदायिक विषय मतभेद के कारण बने। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के राजनीतिक अधिकार व सिविल सेवा में अधिकार के लिए डटे रहे और कांग्रेस द्वारा इन सभी सम्मेलनों में भाग न लेने की इसकी असफलता का कारण माना जाता है। तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यानी ये लोग जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अब उसके बाद आपका सांप्रदायिक पंचायत आया था, इसके बारे में देखते हैं। इसके तहत दलित वर्ग पर पृथक निर्वाचन लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि उस समय जेल में थे, वहीं पर जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आगे देखते हैं, मदन मोहन मालवीय व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। इसके तहत दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 71 से 148 कर दी गई थी। यानी दलितों का जो है सीटें बढ़ा दी गई थी तथा पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। गांधी जी ने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित कर दिया और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में लग गए। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में छपते रहते हैं। आगे देखते हैं, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1937। कांग्रेस के 1936 व 1937 ईस्वी में क्रमशः
लखनऊ और फैजपुर आयोजन अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सभी दल चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 11 प्रांतों में से 5 में बहुमत प्राप्त किया था। 11 में चुनाव थे जिसमें से 5 में कांग्रेस का बहुमत था। आगे देखते हैं, बंगाल है, पंजाब है, सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रही, यानी इन तीनों में बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सरकार ने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में साबित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता के नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद अक्टूबर 1939 में मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। आगे देखते हैं, दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस मनाया था, जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, अब यहाँ पर प्रांतों के प्रधानमंत्री यानी कौन कौन प्रांत बने थे और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। मद्रास के थे आपके सी राजगोपालाचारी, बंगाल के आपका फजलुल हक थे, बिहार में आपका श्री कृष्ण सिन्हा जी थे, उड़ीसा की अगर बात करें तो हरिकृष्ण महताब जी थे, संयुक्त प्रांत बम्बई की अगर बात करें जो कि अब मुंबई है, यहाँ पर आपके गोविंद बल्लभ पंत जी थे। आपके जो संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे, बम्बई आपके बीजी खेर थे और पंजाब में सिकंदर हयात खान जी थे। ये प्रेसिडेंट थे यानी प्रधानमंत्री थे वहाँ के, जो आपके प्रांत बने थे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, इसे भी देखते, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रांतीय विधान मंच ने 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें डोमिनियन स्टेट एवं संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई, जिसमें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अब देखिए हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो मार्च 1942 को भारत पहुंचा और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा किसमें कही गई थी? क्रिप्स मिशन में कही गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा है। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। अब उसके बाद लास्ट गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से शुरू कर दिया था 1942 ईस्वी में। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। क्रिप्स मिशन वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसा असहयोग का आह्वान किया। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942 को संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। कांग्रेस की वर्धा समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाया था। भारत छोड़ो सुझाव यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि आंदोलन नहीं किया गया तो मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ी आंदोलन शुरू कर दूंगा। देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ी आंदोलन शुरू कर दूंगा, यह गांधी जी का कोट है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की।
बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई थी। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया था। अब आएंगे अगले पेज पर। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया था। ये देखिए, यहाँ पर दो लोगों का बहुत बार पूछा जाता है, एक गांधी जी का पूछा जाता है, एक सरोजिनी नायडू का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रखिएगा। कस्तूरबा गांधी जी के बारे में भी पूछा जाता है, एक नहीं कई बार एक क्वेश्चन बन चुका है। गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया था, सरोजिनी नायडू को तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया था। इन सभी को वहीं रखा गया था। आगे देखते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। देखिएगा, यहाँ से क्यों दिया गया इतना क्लियर, क्योंकि इन सब के बारे में बार बार पूछा जाता है। बाद में जेल की दीवार फांदकर वह फरार हो गए थे तथा आजाद दस्ता नामक दल का गठन कर भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ये कौन? जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, जो समूचे देश में गूंज उठा। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला और जैसे ही अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा लहराया, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति पकड़ लिया था। आगे देखते हैं। आंदोलन की गतिविधियों से संचालित प्रसारित करने के लिए कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई, जिसका संचालन उषा मेहता ने किया। ब्रिटिश संस्था से जुड़े हुए सभी तत्वों व प्रतीकों पर करारा प्रहार किया गया और भारत छोड़ो कार्यक्रम का हिस्सा न होते हुए भी यातायात व संचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में फरवरी 1943 से 21 दिन की उपवास की घोषणा की। महात्मा गांधी मार्च 1943 को भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने उन्हें 6 मई 1944 को कैद से रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई भागों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित कर ली गई थी। आगे देखते हैं। जिसकी शुरुआत बलिया में चित्तू पांडे ने और उसके बाद क्रमशः तामलुक, तलचर, सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो सबसे पहले बलिया में बनी थी और किसने बनाया था? चित्तू पांडे ने। एक भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोध था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज स्थापित हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 को कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन कर और छोड़ो का नारा दिया था। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामाजिक माना था। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा है कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। यह जो है इनके द्वारा कहा गया था। यहाँ से हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी और उनके आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी जान लेते हैं। दिया गया आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने इंडियन सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया, किंतु CR दास के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहां से। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस भी सामाजिक विचारधारा का गहरा प्रभाव था और वे पूर्ण स्वराज के समर्थक थे।
1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और पुनः 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे, क्योंकि वहां पर जो है पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी खड़ा कर रहे थे, लेकिन जो है जनता इन्हें चाह रही थी, तो ये अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं। किंतु मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गांधी जी के प्रभाव में आकर, इन्होंने दबाव में आकर ऐसा किया था। आगे देखते हैं। जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के वेश में कोलकाता से निकलकर काबुल पहुंचे। वहां ओरलैंड मैसुट्टा के नाम से अफगानिस्तान रूस होते हुए यहाँ के बर्लिन में पहुंच गए थे। उन्होंने जनवरी में हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। आगे देखते हैं। वहां के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। जनवरी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें एच.सी. चटर्जी वित्त एवं एम.ए. अय्यर प्रचार तथा लक्ष्मीनाथन स्त्रियों के विभाग के मंत्री बने थे। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता की थी तथा सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई तथा अन्य ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड व आजाद ब्रिगेड रखा। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के कारण बाद आजाद हिंद के सिपाहियों को जापानी की सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 18 अगस्त 1945 को ताइकू हवाई अड्डे पर हुई संदिग्ध हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए थे। यहाँ से जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पूरा फैक्ट जान लिए। आगे हम कैबिनेट मिशन को कवर करेंगे, जो कि 24 मार्च 1946 में बना था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? सर स्टीफेन क्रिप्स थे, एच.बी. अलेक्जेंडर थे तथा पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने समझौते के अंतिम प्रयास के आशय से शिमला में सम्मेलन बुलाया था, जहां पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन की क्या क्या सिफारिशें थी, इसे देखते हैं। उन्होंने कहा था भारत एक राज्य होगा। देखते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था भारत एक राज्य होगा, इसमें देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं संचार विषय केंद्रीय सरकार के अधीन होंगी। अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ के पास सुरक्षित रहेंगी। आगे क्या कहा था? संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अगले पेज पर यहां से आते हैं। और इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन में प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस द्वारा 208 स्थानों पर 73 मुस्लिम लीग की जीत हुई। यह जो है पूछा जाता है, चुनाव में जो है मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जीती थी।
नेक्स्ट देखते हैं, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। शुरू में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, पर लॉर्ड वेवेल के कहने पर शामिल हो गई थी। अगला फैक्ट देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में इटली ने घोषणा की जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संघ एवं पाकिस्तान के रूप में 2 अधिराज्यों का उदय हो गया। भारत के प्रमुख विधायी संशोधन अधिनियम यहाँ से देख लेते हैं, यानी कौन कौन से अधिनियम कब कब आए थे। पहला देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी के प्रशासन पर भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं कोर्ट ऑफ प्रोपराइट को दे दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। उसके बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यवहारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक चलती रही। उसके बाद आया चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में आया था। इसमें देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम लोग 1861 का अधिनियम देख सकते हैं। दिया गया आपका विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय के परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़िया दी गई। न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी संस्थाएं 1861 के अधिनियम द्वारा ही लागू की गई थी। और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त भारत समान कानून लाने का प्रयास किया गया। आपको पता है आईपीसी जो है इनके समय में ला गया था। अब देखते हैं 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में चुनावी प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। कार्यकारी सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 16 कर दी गई थी। फिर आता आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसमें आपका 1909 के इस एक्ट की सबसे बड़ी पहचान सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों से प्रतिनिधित्व इसमें प्रदान किया गया था। अगले पेज पर आएंगे, आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करने के लिए लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। इन्होंने ऐसा लिखा था। उसके बाद आता है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसे ही हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी प्रशासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत राज्य सचिव का वेतन अब अंग्रेजी राजा से मिलना तय किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों के केंद्रों तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल का अधिकार था। इसमें विदेशी मामलों, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण आदि था। प्रांतीय सूची के विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि शामिल किया गया था। सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। 1919 के पार्लियामेंट्री सुधार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें एंग्लो इंडियन व सिखों को भी शामिल कर लिया गया। भारत में प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई। महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता की स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि आपके सिलेबस में जो है मुख्य रूप से दिया गया है और एक ने क्वेश्चन जो है यहाँ से बनना एकदम निश्चित ही है। देखते हैं इसके बारे में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया एवं संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बर्मा को भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। 1935 के अधिनियम के तहत ही बात हो रही है। सिंध को बंबई से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। संघ सूची में 59 विषय थे, सभी अखिल भारतीय हित से संबंधित थे। प्रांतीय सूची में उस समय 54 विषय थे, इसमें स्थानीय महत्व के मुद्दे शामिल थे। समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, जिसमें मुख्यतः प्रांतीय हित के विषय है। ये देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी रहित इंजन बताया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बताया था। अब इसके बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इसके लेखक आपके तारकनाथ आजाद जी हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लीडर व हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा था। इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो जवाहर मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें तो ये आपके दयानंद सरस्वती ने लिखा था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने रची थी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। कांग्रेस का इतिहास आपके पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी थी। ये जो है उससे संबंधित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख पुस्तकें थी। इसके बाद देखते हैं भारतीय प्रेस का विकास, कौन कौन सी प्रेस कब कब निकला था, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल गजट अगर हम देखें तो इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे और 1780 में स्थापित हुआ था। मिरातुल अखबार की अगर हम बात करें तो ये जो है दादा भाई माफ कीजिए राजा राम मोहन राय ने निकाला था 1822 ईस्वी में। राफ्त गुफ्तार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1854 में चलाया था। इंडियन मिरर देखा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने 1861 में चलाया था। आगे देखते हैं। स्टेट्समैन की अगर बात करें तो यह जो है रॉबर्ट नाइट ने चलाया था 1875 में। बंग दर्शन ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में चलाया था। ट्रिब्यून की अगर हम बात करें तो दयाल सिंह मजीठिया ने 1881 में चलाया था। उसके बाद जो है सामाजिक सुधार अधिनियम, यानी कौन कौन सामाजिक सुधार अधिनियम बने थे और किनके शासनकाल में और कब बने थे। शिशुवध प्रतिबंध आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था, कब 1795 से 1840 में। सती प्रथा का अंत आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से।
दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है आपके एलन बरो ने लगाया था 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे 1856 में। हालांकि उस समय इन सब का विरोध हो रहा था, क्योंकि जो है हमारे जो है समाज में सब रीतियां फैली हुई थी ना, तो ये लोग हटा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे भारतीय। लेकिन आज लगता है कि सब अच्छे काम भी कुछ अंग्रेज किए थे। नेविट मैरिज एक्ट की बात करें तो नॉर्थ ब्रुक लेकर आए थे 1872 में। एजाब अनगेस्ट एक्ट की जो है बात करें तो लैंड डाउन लाइक थे 1891 में। ये शब्द जो है जो प्रमुख आपके समाज सुधार कार्यक्रम लाए गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है आपका मेन चीज शुरू होता है, अभ्यास प्रश्न। यहाँ से सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए हैं। आपके 2022 का पीटी का भी पेपर यहाँ दिया गया, 2021 का भी दिया गया है। सभी के सभी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, और यह जो है पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों के केवल पुरुषों की समिति न रखने के लिए राजी किया था? तो यह जो है किए थे आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये आपका पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? हुई थी आपकी ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण हुआ था। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो यह दिए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। चलो दिल्ली या दिल्ली चलो की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहली गवर्नर जनरल था? तो इसकी बात करें तो आपके थे ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ भारतीय लिखा गया है, तो भारतीय आपके सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग अलग किया गया? तो अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये सब किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये आपके पीटी 2022 में सब क्वेश्चन पूछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, भारत को ब्रिटेन नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो यह किए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो यह जो है आपका नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो यह थे आपके हसरत मोहानी जी ने सबसे पहले जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सर्वप्रथम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो यह था आपका प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है।
अगला प्रश्न है, बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन में झंडा लहराया गया था। इसमें जो है 3 रंग थे, कौन कौन? लाल, हरा और पीला। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कितने मार्च किया गया था? सही जवाब हो जाएगा मार्च 1919 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, मार्च 1919। बढ़ते हैं अगले पेज पर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें जो है आपका कुल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ये सारे के सारे जो है पीटी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिफ्ट और जो है डेट यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यह जो है आपके दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध हिंदी में बोले तो। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। मिलान करना है आपके, कौन से समाज की स्थापना किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज देखा जाए तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फूले थे। यहाँ पर जवाब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से सी हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था शुरू की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने शुरू किए थे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को आप लोग विस्तार से पढ़िएगा क्योंकि आपके सिलेबस में अच्छे से दिया गया है। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में यह किया गया था। ठीक है ना, कहाँ किया गया था? लाहौर अधिवेशन में ऐसा किया गया था। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। दिया गया है आपका, यहाँ से देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। यहाँ दूसरे पर मिला देंगे। गदर पार्टी, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने किया था। मित्र मेला, यह जो है बीडी सावरकर लाए थे। और होम रूल लीग एनी बेसेंट थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो यह थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो है विरोध किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसमें जो है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो जवाब है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही ये भी पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में
अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां की अगर बात करें तो यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कौन से अधिनियम के द्वारा? तो यह जो है आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा यह किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, यह जो आपके 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से 33 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो यह इसका नेतृत्व जो है आपका सूर्यसेन ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, किसने किया था? सूर्यसेन ने। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो यह कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किनकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, किंग्सफोर्ड की हत्या इन्होंने की थी, इनकी वजह से इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो यह किए थे आपके 1942 में। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, 1942। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? सेम क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ऑप्शन यहाँ से भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे आपके ऑप्शन बी, 1938 के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है मित्र मेला पहले कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बी से होगा, क्या? मित्र मेला। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने लड़ी थी। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो है आपका अक्टूबर 1943 में किया था। ऑप्शन सी से होगा, अक्टूबर 1943। अगला क्वेश्चन, भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 1924 में बने थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह जो है 27 दिसंबर 1911 को यह भी गाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था?
सही जवाब है इस पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में कहां पर हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, बंबई में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कहां पर? बंबई में। अगले पेज पर आएंगे। प्लीज आप लोग जो है हर बार की तरह बोलते हैं यही कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, दिया है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कौन सी संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए से हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो है इलाहाबाद में शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा कब किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन थे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर घुमाकर पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की लेखक कौन है? तो आपको पता ही है यह गांधी जी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति का आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो यह जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना गदर क्रांति होने का प्रथम कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? सही जवाब यहां से देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन सी से होगा, डरबन पहुंचे थे। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा क्या? डरबन, यह आपके पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है 61 नंबर का, दिया गया है आपका 61 नंबर का क्वेश्चन। यहां से देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहां संबंधित थे? यह जो है काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे। सूर्यसेन की अगर हम बात करें तो यह जो है चटगांव शस्त्रागार छापा में शामिल थे। अरबिंदो घोष जो है, नहीं माफ कीजिएगा, हाँ, अरबिंदो घोष की अगर बात करें तो अलीपुर बम मामले में शामिल थे और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। तो यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेज थोड़ा उल्टा हो गया तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दिया गया आपका 73 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सही जवाब हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा क्या? इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? सही जवाब है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को की थी। ऑप्शन यहाँ से भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा गया? सही जवाब हो जाएगा आपका 76 नंबर का ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन इसे कहा गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लार्ज कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? सही जवाब हो जाएगा सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। इसका यह उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इसका आपको सिंपल से पता है कि अच्छा उद्देश्य उसका कुछ नहीं था, जो भी था वह बुरा ही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे थे? तो वह जो है दक्षिण अफ्रीका में ऑप्शन नंबर यहाँ से ए रहेगा 1893 में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन थे? लाला हरदयाल थे आपके गदर आंदोलन के नेता। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इनके राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, माफ कीजिए थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन, यहां से देखेंगे महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 1924 में यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इसके ऑप्शन देखते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1893 में इन्हें जो है बाहर फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिर्फ एक बार इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवसाय जो है वह गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहां से सी सही आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था ना, बिहार में जो 3 कठिया प्रणाली समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की जो है वकालत की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता का आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता का प्रतीक क्या था? तो इनके लिए जो है खादी जो था वह भारतीय मानवता की एकता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है इनकी विचारधारा के अंतर्गत नहीं था। और जो है 90 नंबर का क्वेश्चन यहां से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो यह थे आपके ऑप्शन नंबर बी से होगा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा यह लिखा गया। ऑप्शन बी सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत आयोजित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने जो है अभिनव भारत चलाया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर लिया गया है। शाम को लेक्चर जो है भारत का भूगोल मिलेगा, इसमें जितना हो पाएगा भारत का भूगोल खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो है इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब की रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।